पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। सरकार आपके साथ में मैं हूं मुकुल शर्मा। इस खास कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं उन योजनाओं के बारे में जिनका संचालन कर रही है हमारी सरकार, इस उद्देश्य के साथ कि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और आज एक खास योजना के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, किस तरीके से हमारा जो पशुपालन क्षेत्र है उसका विकास किया जा रहा है। और इसमें शुरुआत की गई पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की। ये जो विकास निधि है कैसे काम कर रही है और इसके जरिए कितना लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिला है, ना सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि इसके साथ साथ विस्तार भी हो रहा है। तो आइए विस्तार से हम जानेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं इसके सार के बारे में। सरकार ने जब आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया था तो उसमें 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना का भी जिक्र था। यानी पशुपालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। इस रकम का इस्तेमाल डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना और पशु आहार संयंत्र की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए है। और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पशुपालन और डेयरी विभाग पर है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के जरिए आप अपने संयंत्र के लिए ऋण ले सकते हैं। संयंत्र की स्थापना या सुधार में आने वाली अनुमानित या वास्तविक लागत का 90% तक कर्ज लिया जा सकता है। सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए लाभार्थी का योगदान 10% हो सकता है, जबकि मध्यम उद्यमों के मामले में योगदान 15% तक रहेगा। वहीं दूसरी श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 25% तक हो सकता है। अगर प्राकृतिक आपदा या किसी और तकनीकी रुकावट की वजह से परियोजना लागत बढ़ जाती है तो अनुमोदन के 2 साल के भीतर ऋण की राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये निधि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। इसके मुख्य रूप से 7 उद्देश्य हैं। पहला है दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना। दूसरा उद्देश्य उत्पादकों को बढ़ा हुआ मूल्य उपलब्ध कराना। तीसरा, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस से बने उत्पाद उपलब्ध कराना। चौथा, देश की बढ़ती आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण आहार की जरूरत को पूरा करना और कुपोषण को कम करना। पांचवा, उद्यमिता विकास करना और नए रोजगार पैदा करना। जबकि छठा, निर्यात को बढ़ावा देना। और सातवां उद्देश्य, पशुओं को किफायती मूल्यों पर संतुलित और अच्छी गुणवत्ता वाला आहार उपलब्ध कराना। अगर आप व्यक्तिगत उद्यमी हैं, आपकी कोई निजी कंपनी है या आप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के मालिक हैं या किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं, तो आप पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा धारा 8 की कंपनियां भी इस निधि का लाभ लेने की पात्र हैं। डेयरी प्रसंस्करण में नई इकाइयों की स्थापना के लिए अवसंरचना विकास निधि के तहत सहायता मिलती है। अगर प्रसंस्करण इकाई पहले से ही मौजूद हो तो उसकी गुणवत्ता या पैकेजिंग वगैरह के लिए भी इस निधि से मदद ली जा सकती है। इन इकाइयों में आइसक्रीम यूनिट हो सकती है, पनीर की यूनिट हो सकती है, दूध पाउडर या मट्ठा तैयार करने वाली यूनिट हो सकती है, टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं वाली अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दुग्ध प्रसंस्करण इकाई भी हो सकती है। इनके अलावा आप डेयरी से जुड़ी किसी और इकाई के लिए भी सहायता ले सकते हैं। इसी तरह मांस प्रसंस्करण में भी नई इकाइयों की स्थापना या पुरानी इकाई को बेहतर बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। जबकि पशु आहार में लघु, मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना के लिए कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण इकाई के लिए खनिज मिश्रण संयंत्र के लिए आप इस निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। खनिज मिश्रण संयंत्र के लिए आप इस निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
तो जाना आपने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि का सार क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे इसके जरिए आपको फायदा मिल सकता है और कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना क्या इसका उद्देश्य रहा है। अब आइए बात करते हैं कैसे इसके जरिए आपको फायदा मिल सकता है, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के जरिए कर्ज लेने के लिए पात्र इकाइयों को खुद ही विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट में दूध, मांस और पशुचारे के लिए गुणवत्ता प्रबंधन इकाई, पैकेजिंग इकाई की स्थापना और उत्पाद संवर्धन से जुड़ा प्रस्ताव शामिल होगा। खासतौर से सही जगह की पहचान, आवश्यक इंजीनियरिंग और सामाजिक आर्थिक जांच और सर्वेक्षण, सुविधाओं की योजना और डिजाइनिंग वगैरह की जानकारी होना जरूरी है। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पशुपालन विभाग या फिर सरकारी निगमों या सलाहकार सेवाओं से भी संपर्क किया जा सकता है। निगम और सलाहकार सेवाएं राज्य सरकार की भी हो सकती हैं और केंद्र सरकार की भी। राज्य का पशुपालन विभाग पात्र इकाइयों की ओर से अनुरोध किए जाने पर एकल विंडो सिस्टम के जरिए मंजूरी की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। पात्र इकाई परियोजना प्रस्ताव उद्यमी मित्र पोर्टल के जरिए पूर्ण डीपीआर के साथ प्रस्तुत करेंगी। ये पोर्टल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने तैयार किया है। अनुसूचित बैंक इसका मूल्यांकन करेगा और ब्याज सहायता के अनुमोदन के लिए ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पशुपालन डेयरी विभाग को भेजेगा। ऑनलाइन भेजने के लिए एक फॉर्म भरना होगा जिसमें अवसंरचना की श्रेणी, पात्र इकाई का नाम और पता दर्ज होगा। पते में प्रस्तावित परियोजना का स्थान, ऑफिस की जगह और व्यक्तियों का पता भी लिखना होगा। इसके अलावा पिछले 3 साल की बैलेंस शीट आपको देनी होगी। अगर आप खुद एक उद्यमी हैं तो वहां आपको प्रमाण पत्र देना होगा कि आपका उद्यम जो है वो सूक्ष्म है, लघु है या मध्यम है। और इसके साथ साथ पैन नंबर, टिन या आधार नंबर में से कोई एक आपको यहां पर लिखना होगा। फोन नंबर और ईमेल आईडी भी फॉर्म में दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही आवेदन फॉर्म में बैंक का नाम, उसकी शाखा और पता भी लिखना होगा। साथ ही शाखा प्रबंधन का फोन नंबर भी लिखा जाएगा। अंत में परियोजना का छोटा सा विवरण आपको देना होगा। इसमें श्रेणीबद्ध तरीके से आपको लागत का हिसाब देना होगा। यानी अगर देखा जाए तो लागत का ब्रेकअप क्या है, कुल लागत, आवर्ती लागत और शुद्ध आय के दस्तावेज आपको शामिल करने होंगे। सहायक दस्तावेजों में पते का प्रमाण पत्र, पैन नंबर, टिन या आधार कार्ड की जीरोक्स, भूमि धारण प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और आय प्रमाण पत्र, साथ ही परियोजना के लिए जरूरी पिछले 6 माह का बैंक विवरण देना होगा। इसके अलावा परियोजना का साइट प्लान, मशीनीकरण और उपकरण की सूची, पंजीकृत वास्तुकार से प्रमाणित प्रसंस्करण सुविधा का लेआउट योजना, स्थानीय प्रशासन की अनुमति, व्यापार लाइसेंस, स्थापना की सहमति, साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से काम करने की सहमति का आवेदन भी आपको इसके साथ लगाना होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो आपको उत्पाद की गुणवत्ता का प्रबंधन, उत्पाद और बाजार विकास सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप भी इसके साथ देना होगा। तो जाना आपने क्या क्या कुछ खास इसमें है और जिसके लिए आवश्यक है कि आप सभी इन बातों को पूरा करें। फिलहाल यहाँ अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो इसके बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे हमारे खास मेहमान से। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। सरकार आपके साथ में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में, और ब्रेक पे जाने से पहले आपने सारी जानकारी ली कि कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो आवश्यक रहते हैं, कैसे इसकी जो मदद है इसके जरिए आपको मिल पाएगी। लेकिन कुछ और भी सवाल आपके जहन में होंगे, तो चलिए उनके जवाब जो है हम ले लेते हैं हमारी आज की खास मेहमान से। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा था, हमारे साथ डॉक्टर लिपि सेहवाल जी यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। आज खासतौर से हम अपने दर्शकों को यहाँ जानकारी दे रहे हैं पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में। इसके बारे में आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। एक किस तरीके से एक उद्देश्य जो था इस कोष का वो क्या रहा, और किस हद तक हम जो उद्देश्य है उसको हासिल कर पाए हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, जब कोविड की पहली लहर आई तो उस समय विभाग ने एक भारत सरकार का एक प्रयास रहा कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग के यानी कि प्रसंस्करण के माध्यम से हम एंटरप्रेन्योर्स बना सकें। और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का 24 जून 2020 को कैबिनेट से अप्रूवल मिला। तब से ये योजना है 15,000 करोड़ की ये स्कीम, जिसमें कि डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, एनिमल फीड यूनिट, ब्रीड डेवलपमेंट एंड ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, इसके लिए भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त की जा रही है। जी बिल्कुल। और अब से पहले हमने देखा था इस तरह के कोई भी जो सुविधा है या सेवा है वो पशुपालन क्षेत्र को नहीं मिलती थी। तो ना सिर्फ सरकार ने पहले अलग मंत्रालय का गठन भी किया, और किस तरीके से एक जो आपने बताया कि कब इसकी शुरुआत हुई और 15,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान रखा गया है उसमें किस मद में जो अलग अलग खर्च जो है वो कैसे होगा, क्या उसके लिए भी कुछ सुनिश्चित किया गया है? देखिए, इस समय अगर हम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को देखें तो भारत का एक बहुत ही अच्छा लाइव स्टॉक वेल्थ है, जिसमें कि चाहे पोल्ट्री हो या कैटल हो या शीप गोट हो, वो एक बहुत ही अच्छे नंबर पे है। पर जहां हम लैक करते हैं वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस क्वालिटी का नहीं है, जिसकी वजह से उसका निर्यात में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना बहुत जरूरी था। तो ये स्कीम बनाई गई जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि प्लांट एंड मशीनरी, जो सिविल कंस्ट्रक्शन है, उसकी कॉस्ट इसमें हमने इंक्लूड करी, ताकि कि बेटर से बेटर बहुत अच्छी तरीके की टेक्नोलॉजी हम ला सके, चाहे वो डेयरी से रिलेटेड हो या मीट से रिलेटेड हो या फिर एनिमल फीड यूनिट से रिलेटेड हो। तो किस तरीके से बेहतर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करके हम इस लाइव स्टॉक सेक्टर को आगे बढ़ा सकें। जी बिल्कुल। और जब हम पशुपालन क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत सारे कारक इसमें हैं, और जैसे आप जिनका जिक्र भी आपने किया कि हम अगर कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन की हम बात करते हैं, शुकर पालन की बात करते हैं, तो क्या इनके लिए सबके लिए अलग अलग जो प्रावधान है राशि का वो रखा गया है? जो आप पालन की बात करते हैं वो इसमें डायरेक्टली हम नहीं दे रहे हैं। हमने इसमें जो प्राविधान रखा है वो है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म और ब्रीड इंप्रूवमेंट, किस तरीके से नस्ल सुधार करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी हम इसमें ला पाएं, जिसमें कि बड़े फार्म आ सके, ताकि कि भारत की जो जितने भी भारत में होने वाली इस समय चाहे शीप गोट हो या पोल्ट्री हो, उनकी नस्ल को और अच्छी तरीके से उनमें सुधार लाके बेहतर बनाया जाए। उसके लिए इसमें हमने प्राविधान रखे हैं, यानी उन्नत नस्ल को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। और खासतौर से अगर युवाओं के रुझान की हम बात करते हैं, क्या उसको भी मद्देनजर रखा गया इसमें? बिल्कुल। अब आप देखिए, जैसे कि डेयरी है, डेयरी से रिलेटेड, डेयरी के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ को हम अभी सपोर्ट कर रहे हैं उसमें है आइसक्रीम बनाना, वे पाउडर। इस समय मार्केट में जिम और युवाओं में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का प्रोत्साहन इसमें है। तो ये सारे जो आइसक्रीम यूनिट है या जो टेट्रा पैकेजिंग वाले फ्लेवर्ड मिल्क हैं, तो इसके लिए बहुत सारे युवा जो हैं वो आ रहे हैं आगे। अच्छे ग्रेजुएट, अच्छे लोग भी इसमें आना चाहते हैं और वो एक इसमें असिस्टेंस ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से क्योंकि जो एफपीओ की हम बात करते हैं या स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, तो पशुपालन क्षेत्र में भी लगातार इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या वहाँ भी ये जो हमारा विकास कोष है इसका कोई इस्तेमाल वहाँ भी किया जा सकेगा? बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से एफपीओ, जहाँ पे किसान आगे मिलके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे किसान मिलके एक संगठन बना के पोल्ट्री को लेके, या एक छोटा सा पोल्ट्री यूनिट जिसमें इसमें पोल्ट्री में स्लॉटरिंग भी है और उसमें वैल्यू एडिशन करके, जैसे कि छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं, जैसे कि नगेट्स हो गए या कबाब हो गए, वो बना के छोटी छोटी मशीनरी लगा के इसमें काफ़ी रुझान उनको मिल रहा है। जी बिल्कुल। काफ़ी देखिए किस तरीके से जो कोशिशें की जा रही हैं और उसका परिणाम अब हमारे सामने आता है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए यहाँ रखलिपि, तो किस तरह का परिणाम सामने आया है, क्योंकि करीब इसको भी अब 2 वर्ष का समय बीत चुका है। बिल्कुल।
जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास इसका में रहा, जो पहले सबसे इम्पोर्टेंट रहा, वो ये रहा कि इसको हमने डिजिटलाइज किया, यानी कि एक सरल और आसान तरीके से किस तरीके से कोई भी उद्यमी इसमें अप्लाई, किसी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने हैं, कोई पेपर वर्क नहीं होना है, तो एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया जो था hidf.udyamimitra.in। सिडबी द्वारा बनाया गया ये पोर्टल, जिसमें एप्लीकेशन डालने से लेके और जो इंटरेस्ट सबवेंशन, जो इस स्कीम का बेनिफिट है वो मिलने तक, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है जी। यानी पूरी तरीके से पारदर्शिता जो है वो यहाँ पर नजर आती है। बिल्कुल। और एक विश्वास भी हम कह सकते हैं डॉक्टर लिपि के झलकता है, जो हमारे पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं या युवा हैं, उनका एक विश्वास सीधे तौर पर। बिल्कुल 5,000 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसमें हमने जो प्लांट सैंक्शन किए गए हैं बैंक द्वारा, बैंकेबल स्कीम है बैंक द्वारा, वो हमारे पास अभी तक हो चुका है। तो हम इसको नंबर से ना देखें कि हमने अगर अभी तक सिर्फ 40 प्लांट्स एस्टैब्लिश किए, हम इसको देखें कि 40 बड़े प्लांट्स जिसमें से रोजगार प्राप्ति डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से रोजगार उत्पन्न हुआ है। 5,000 से ज़्यादा डेयरी में ही इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हुआ है, और 20,000 से ज़्यादा किसान एक वर्ष में इससे लाभान्वित हुए हैं। जी बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी है, और हमारे पास विकास कुमार जी का एक मेल आया है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि पोल्ट्री की अगर बात की जाए, मुर्गी पालन क्षेत्र की अगर बात करें, तो किस तरह की मदद उनको मिल सकती है अवसंरचना कोष के जरिए? इस के लिए पोल्ट्री के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट रखा है, टेक्नोलॉजिकली असिस्टेड पोल्ट्री फार्म। मतलब किस तरीके से जो नई तकनीकों से जो पोल्ट्री फार्म को बनाया जाता है, स्पेशली जो इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड होता है। जो मुर्गियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं कि जो तापमान में गिरावट की वजह से उनको प्रभाव पड़ता है। तो किस तरीके से पोल्ट्री हाउस को पूरी तरीके से एनवायरमेंटली कंट्रोल बना के उसमें बेहतर प्रोडक्शन हो, तो इसमें हैचरी का, ब्रॉयलर का और लेयर फार्म का एस्टैब्लिशमेंट करके उसमें मिनिमम जो क्वांटिटी है उसकी बर्ड्स की वो 20,000 होनी चाहिए। तो उसमें जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी और टेक्नोलॉजी लगती है उसको अगर, और इस HIDF की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई सीलिंग नहीं है, कोई कैप नहीं है लोन अमाउंट की। तो 10 लाख से लेके और 100 करोड़ और 200 और 500 करोड़ दायरा नहीं है, कोई नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जितना आगे आप बढ़ना चाहते हैं सरकार आपका साथ दे रही है, और आप उतनी ही आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र में और भी असीम संभावनाएं हैं जहां पर आपको और ज़्यादा मुनाफा भी मिल सकता है। साथ ही डॉक्टर लिपि, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अब जो हम देखते हैं कि जो विकास कोष की जब भी हम बात करते हैं तो बदलाव हमें नज़र आता है, और डेयरी क्षेत्र में हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर एक जो बदलाव है वो नज़र आ रहा है। किस तरीके से आधुनिकीकरण जो है वो अब हमें डेयरी क्षेत्र में नज़र आएगा इस विकास कोष के बाद से? 8.8 मिलियन मेट्रिक टन इतना प्रोडक्शन इस स्कीम के द्वारा हमने सप्लाई चेन में ऐड किया है। इतने प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, इतना बड़ा जो मेट्रिक टन का क्वांटिटी है, ये इस स्कीम के द्वारा गया है। मिनिमम महज आप देखें 1 साल के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए वो है। इसमें से कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, निर्यात भी कर रही हैं। तो उसके लिए भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी था ये कि हम लाइव स्टॉक वेल्थ तो हमारी बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं हमको निर्यात में थोड़ा एक क्वालिटी की वजह से जो उसकी गुणवत्ता है उस तरीके से हमें नहीं प्राप्त हो रही थी। तो ये योजना, इसका एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य था ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। तो ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि जो पहुंच है वो कोशिश ये कि वैश्विक बाजार में भी और ज़्यादा हो सके। और इसके साथ साथ ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर लिपि, कि ना सिर्फ जब बाजार का हम रुख करते हैं, किसान को पहले जानकारी नहीं हो पाती थी, पशुपालकों को जानकारी नहीं होती थी, तो क्या एक जानकारी या ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं वो भी इसमें प्रावधान रखा गया है? बिल्कुल। इसमें हमारे जब ये स्कीम से जो बजट में एलोकेशन होता है सरकार द्वारा, तो उसमें एक अलग से एक हेड होता है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, जिसका उद्देश्य ही ये है कि किस तरीके से, अभी क्योंकि नई योजना है और हमारे विभाग द्वारा ये एक ऐसी थोड़ी सी डिफरेंट स्कीम है जिसमें कि हम सीधे इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, इनको सपोर्ट, FPOs को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सीधे राज्य सरकार को ना देके हम सीधे एक बेनिफिशियरी को दे रहे हैं, तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी थी। तो उसके लिए हमने बैंक्स को, स्टेट्स को, अलग अलग एसोसिएशंस हैं, चाहे वो डेयरी एसोसिएशंस हैं या मीट एसोसिएशंस हैं या फीड एसोसिएशंस हैं, हमने उनके लिए जाके वेबिनार्स कराए गए, मटीरियल तैयार किया गया, और इसकी अवेयरनेस के लिए हम हर स्टेप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जागरूकता जो है वो लगातार आ रही है। और अभी हम निर्यात की यहाँ बात कर रहे थे, एक सवाल हमारे पास है राजेंद्र प्रसाद जी का,
उत्तर प्रदेश से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपने उत्पाद का निर्यात करना है तो उसके लिए किस तरह का प्रावधान है, क्या अलग से योजना है या इसी के अंतर्गत हमें कुछ लाभ मिल सकता है? देखिए, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किस तरह के जो मानक हैं उनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर पशुपालक को जानकारी नहीं है तो जाहिर तौर पर जो मुनाफे की बात हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आ जाती है। वो कहीं ना कहीं दूसरे मंत्रालय द्वारा रेगुलेट होता है और उसमें हर कंट्री के अपने एक अलग दायरे होते हैं, जिसकी हर एक कंट्री की अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम ये मान सकते हैं जो और भी मंत्रालय उनका एक समावेश या एक उनकी तरफ से भी जो मदद है वो लगातार दी जा रही है, जिससे और ज़्यादा प्रोत्साहन जो है इस क्षेत्र को मिल सके? बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करें या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सारे के शेड्यूल्ड बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रेगुलेट करते हैं, उनके द्वारा भी इसमें पूरा योगदान है और समय समय पर हम मीटिंग्स करते हैं और बैंक्स को अवेयरनेस कराते हैं ताकि किसी भी किस्म से उद्यमी जो इस योजना के माध्यम से आगे आना चाहे उसे किसी भी किस्म की रुकावट ना आए। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप जो पशुपालक है उस तक तो जानकारी दी जा रही है, जैसा आपने कहा कि जागरूकता जो है या अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल हमारे पास है नंदकिशोर जी का, ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे इसके लिए जो पात्रता की बात कही जाती है या इसके लिए हमें खुद से आवेदन करना होगा? जैसा कि मैंने बताया, ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है hidf.udyamimitra.in। इस पोर्टल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके होम पेज में स्कीम इंस्ट्रक्शंस यानी कि योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें, जिसमें कि गाइडलाइन हिंदी और इंग्लिश में, क्या उसमें एप्लीकेशन के स्टेप्स रहेंगे, किस तरीके से एप्लीकेशन मूव करेगी और किस तरीके से एप्लीकेशन को फाइल करना है। साथ ही में एक बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे कि हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, साधारण तरीके से अपना फ़ोन नंबर एंटर करके आपको एक OTP आएगा, उसको OTP को डालते ही वो होम पेज खुलेगा, जहाँ पे आप उस पेज को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले अपनी डिटेल्स, फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल, फिर आपने कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं जी, वो डिटेल्स डाल के आप सबमिट करेंगे। उसको सबमिट करते ही एक यूनिक आईडी मिलेगा। वो यूनिक आईडी आपको भविष्य में उसको ट्रैक करने की कि वो एप्लीकेशन इस समय कहाँ है और उसकी स्टेटस क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन ईमेल या फिर SMS के द्वारा आवेदक को मिलते रहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर लिपि, क्या इसमें हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतना ज़्यादा तक अगर ऋण की, जैसा आपने कहा कि वहाँ पे कोई सीमित दायरा नहीं है, लेकिन किस तरीके से जो हमारे डेयरी क्षेत्र के विकास की जब हम बात करते हैं तो क्या कुछ लक्ष्य निर्धारित हमने इसमें किया है? सिर्फ डेयरी के लिए नहीं, क्योंकि इस स्कीम में 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, तो 15,000 करोड़ जो है वो टोटल क्रेडिट इसमें है, जिसमें से 13,500 करोड़ टोटल क्रेडिट है। तो 13,500 करोड़ जब हम इस स्कीम के द्वारा लोन उन कंपनीज को दे देंगे तो हम सोचेंगे कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। जी, तो यानी हम मान सकते हैं, जैसा कि कृषि क्षेत्र में भी हम देखते हैं और कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, तो अब जो पशुपालक हैं जो 1 या 2 पशु से जिन्होंने शुरुआत भी की या पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो एक बड़े उद्यमी के रूप में वो विकसित हो सकते हैं। बिल्कुल, पशुपालन अगर हम कहें तो ये एक स्कीम को बनाने से पहले एक दिमाग में एक विचारधारा थी कि बाकी सारी योजनाएं जो भारत सरकार की चल रही हैं वो पशुपालन से रिलेटेड है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हटके पशुपालन से डायरेक्ट नहीं बट पशुपालन से जुड़े प्रसंस्करण को लाके और नई तकनीकों से लाके, जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक हम इस क्षेत्र में उद्यमियों को इतना आगे ना बढ़ा के और GDP में कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें हम पशुपालन क्षेत्र द्वारा वो हम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए बड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी इसमें आके आगे कंट्रीब्यूट कर सकती है। जी बिल्कुल, और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ जो हमारे आधारभूत संरचना रहती है उसमें मूलभूत सुविधाओं की जब बात कही जाती है, जब तक नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं किसान या पशुपालक हों उनको बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हीं के लिए हम मान सकते हैं कि इस तरीके से एक जो विकास कोष है उसकी शुरुआत की गई, जिसका फ़ायदा जो है अब बड़े पैमाने पर ना सिर्फ पशुपालन बल्कि जो दूसरे क्षेत्र हैं उससे जुड़े हुए उनमें भी हमारे जो किसान हैं वो ले पा रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर लिपि, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो सरकार है वो पशुपालकों का ख्याल रख रही है, और ना सिर्फ पशुपालक बल्कि कृषि की भी अगर बात की जाए, कोशिश यही कि यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ गति से जो आर्थिक विकास है वो हो सके और किसान सशक्त हो सकें। तो जाना आपने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में, किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ और मजबूती जो है इस क्षेत्र में आ सके, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो युवाओं का रुझान है अगर इधर आ रहा है या उनकी रुचि इसमें दिख रही है तो उनको और भी ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके।
फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको बता दें ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। वहीं आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा सरकार आपके साथ, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और बारी है आखिरी लेकिन एक और महत्वपूर्ण विकल्प की। आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-3060। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, सोमवार से शनिवार तक। इसके जरिए भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो जाना अपने अलग अलग माध्यम आपके पास हैं, और खासतौर से सरकार आपके साथ भी एक ऐसा खास कार्यक्रम जो आप सभी के लिए माध्यम है, जिसमें लगातार अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे, बताएंगे आपको किसी नई योजना के बारे में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। यहाँ पे भारतीय गौवंश जो है हम रखते हैं, 750 गौवंश है, गिर, साहिवाल, थारपारकर। अभी भारत सरकार द्वारा जो कि अभी पहले फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, अभी उसको भारत सरकार ने पशुपालन के लिए भी लागू कर दिया है। मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हम ये क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या गारंटी देनी होगी? मात्र अगर उसके पास पशु हैं तो उसको कोई भी जमानत नहीं देनी है, उसको 160 तक जो है लोन स्वीकृत होगा। तो इस क्रेडिट कार्ड से लेने से हमें क्या व्यवस्था मिल सकती है इससे? केसी से संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है, जो नियम है, जो उनको बैंक की जो शर्तें होती हैं, वो क्या क्या ज़रूरत होती है, तो हम मतलब एक आसान भाषा में पशुपालक को समझा देते हैं। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। वेस्ट इंडीज की टीम को दी शिकस्त, अब बारी श्रीलंकाई टीम की। टीम इंडिया तैयार है अपने अगले मिशन के लिए। देखिए 3 मैचों की T20 सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर। किसानों का नेता रामनाथ यादव जिंदाबाद। किसान का हाथ पत्थर तोड़ता है, मिट्टी से सोना उगाता है। आज तो तेरी शादी है, कम से कम आज तो ये किसान सेवा बंद कर। कोई आगे बढ़ा ना, गोली मार दूंगा। है कोई जो यहाँ इस वक्त इस मंडप में मुझसे शादी करे, 7 फेरे ले और घर बसाए? भूमि कन्या, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह।
समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।